जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 40 अलग अलग देशों के फॉरेन डिप्लोमेट्स को दी यूएस ने चीन के स्पाई बलून से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एरो इंडिया शो में इजरायली फर्म इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और उनके इंडियन पार्टनर के बीच साइन होंगे कई सारे एमओयूज। यूएस ऑफिशियल ने विजिट किया इंडियन नेवी के उस बेस को जहां से ऑपरेट होते हैं प्रेडेटर ड्रोन्स। ब्रह्मोस एरोस्पेस 6 वर्ष में बना सकती है हाइपरसोनिक मिसाइल। और जानिए क्यों पाकिस्तान भारत की डॉक्यूमेंट्री को करवाना चाहता है ब्लॉक। चीन के स्पाई बलून वाला जो मामला है अब वो और भी गंभीर होता जा रहा है। जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि एक तो यूएस ने इस बलून के मलबे को चीन को वापस देने से मना कर दिया है और फिलहाल यूएस द्वारा चीन के इस स्पाई बलून से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि अमेरिका ने करीब 40 अलग अलग देशों के लगभग 150 फॉरेन डिप्लोमेट्स को इस चाइनीज स्पाई बलून वाले मामले की जानकारी दी है। और जबकि बीजिंग में भी यूएस एम्बेसी ने सोमवार और मंगलवार को फॉरेन डिप्लोमेट्स को इकट्ठा किया था ताकि वे इस बलून वाले मामले के अमेरिकी निष्कर्षों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। और यूएस के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम दुनिया भर के देशों के साथ जितना हो सके उतनी जानकारी साझा कर रहे हैं। और ये जानकारी खास करके उन देशों के साथ साझा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इस तरह के स्पाई वाले ऑपरेशंस का खतरा उन्हें भी हो सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने दुनिया भर में अपनी एलाइज और पार्टनर्स के साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए यूएस मिशंस को जरूरी इन्फॉर्मेशन भेजी है। और बीजिंग में जो यूएस एम्बेसी ने डिप्लोमेट्स के साथ इस मामले की जानकारी साझा करी थी तो उसमें यह कहा गया है कि जिस स्पाई बलून को चीन एक सिविलियन एयरशिप बता रहा है जिसे वेदर रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूएस ने उस बलून पर सोलर पैनल्स भी देखे हैं, यानी कि वो एक ऐसा बलून था जिसे एक वेदर बलून के मुकाबले ज्यादा पावर की जरूरत थी। और इतना ही नहीं बल्कि उस बलून का जो फ्लाइट पाथ था वो नेचुरल विंड पैटर्न्स के अनुरूप नहीं था। और बाकी यूएस ऑफिशियल्स पहले ही बता चुके हैं कि वो बलून प्रोपेलर्स और पतवार के साथ भी इक्विप्ड था। और इसलिए बीजिंग बेस्ड एक एशियन डिफेंस डिप्लोमेट का कहना है कि इस मामले पर यूएस ने उन्हें जो जानकारी दी है तो उसके आधार पर और इस तरह के बलून के बारे में हमारी अपनी समझ और इन सबके साथ उस फैक्ट के आधार पर भी कि चीन ने अब तक उस कंपनी या एंटिटी का नाम नहीं बताया है जो इस बलून को ओन करती थी। और इसलिए इस बात पर विश्वास करना बेहद ही कठिन है कि ये केवल एक सिविलियन वेदर बलून था जैसा कि चीन दावा कर रहा है। और बाकी पेंटागन ऑफिशियल्स पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये जो बलून था ये चाइनीज एरियल फ्लीट का ही हिस्सा था। और 2018 से लेकर अभी तक चीन इस तरह के कई सारे जासूसी वाले मिशंस को अंजाम दे चुका है और इन बलून में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी प्राइवेट चाइनीज कंपनीज की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे कंट्रीज को टारगेट करने के लिए चाइना इस तरह के स्पाई बलून्स की एक अच्छी खासी फ्लीट को ऑपरेट करता है। और इनकी मदद से चीन जिन कंट्रीज को टारगेट करता है तो उनमें भारत और जापान का नाम भी शामिल है। और चाइनीज आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इस तरह के बलून करीब 5 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर स्पॉट किए गए हैं। और जबकि डेली की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में एटलीस्ट 4 बलून्स हवाई, फ्लोरिडा, टेक्सास और गुआम के ऊपर स्पॉट किए गए। और खैर बाकी चीन से याद आया तो जैसे कि कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने कुछ और ऐसी एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करके उसके लिए खतरा बन सकती थी। और जो एप्लीकेशंस ब्लॉक की गई थी तो उनमें से अधिकतर चीन की थी। तो इसलिए भारत सरकार के इस कदम को चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में एक तरफ जहां इंटरनेट किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है तो वही इंटरनेट उसी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। और आज के समय में लगभग 5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि कहा जाता है कि ये तो अभी एक नए डिजिटल एज की शुरुआत हुई है, यानी कि आने वाले भविष्य में इस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। और भविष्य में आने वाले इस बदलाव को लेकर काफी सारे प्रेडिक्शंस भी किए गए हैं। और ऐसे ही कुछ प्रेडिक्शंस द न्यू डिजिटल एज नाम की बुक में भी मेंशन किए गए हैं और जिसमें ये भी बताया गया कि कैसे इंटरनेट और जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है ये आगे चलकर आतंकवाद को भी बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। तो अगर आप भी इस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर उपलब्ध द न्यू डिजिटल एज नाम की बुक समरी, जो कि हिंदी में उपलब्ध है और इसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और इसका पहला पार्ट हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करके इनके 1 महीने के सब्सक्रिप्शन को 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 49 रुपीज में हासिल कर सकते हैं। और इस मात्र 49 रुपीज में आप केवल यही नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ढेर सारे प्रीमियम कंटेंट को अनलॉक करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए करें इस साल की शुरुआत नॉलेज के साथ। अभी हाल ही में यूएस ऑफिशियल्स ने इंडियन नेवी के उस महत्वपूर्ण बेस को विजिट किया है जहां से इंडियन नेवी यूएस से लीज पर लिए गए प्रेडेटर ड्रोन्स को ऑपरेट करती है। और इस विजिट के दौरान यूएस ऑफिशियल्स को इंडियन नेवी द्वारा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, उसके अलग अलग सेंसर्स, इंडियन नेवी की सर्विलियंस टास्किंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट
तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। और इस विजिट को लेकर जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि यूएस एम्बेसी के स्टाफ द्वारा इंडियन नेवल बेस से MQ-9 के ऑपरेशंस को विटनेस करना ये इंडियन ओशन रीजन में शांति बनाए रखने के लिए एक क्रेडिबल डिफेंस कॉर्पोरेशन के निर्माण में भारत और यूएस के बीच एक गहरे तालमेल को दर्शाता है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि इस अपकमिंग एरो इंडिया शो में इजरायली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अपनी इंडियन पार्टनर के साथ कई सारे MOUs को साइन करेगी, जो कि भारत और इजराइल के डिफेंस टाइज को और एक्सपेंड करेगा। हालांकि ये जो MOUs हैं किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स को लेकर हो सकते हैं, तो इसके बारे में तो फिलहाल अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस अपकमिंग एरो इंडिया शो में जो इजरायली फर्म है वो अपने कई सारे एरियल ड्रोन्स, मिनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सुपरसोनिक और लॉन्ग रेंज के एयर ग्राउंड असॉल्ट रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तो इस तरह की कई अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले करने वाली है। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने L&T के साथ 2585 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए L&T द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस लिए जाएंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन मॉड्यूलर ब्रिजेस को डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने और इन्हें मैन्युफैक्चर किया है L&T ने। और इन मॉड्यूलर ब्रिज के हर एक सेट में 8x8 के हैवी मोबिलिटी व्हीकल्स पर आधारित 7 कैरियर व्हीकल्स और 10x10 के हैवी मोबिलिटी व्हीकल पर आधारित 2 लॉन्चर व्हीकल्स शामिल रहेंगे। और इसका हर एक सेट 46 मीटर लंबे एक असॉल्ट ब्रिज को लॉन्च करने में सक्षम होगा। और अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी जो मैन्युअली लॉन्च किए जाने वाले मीडियम गर्डर ब्रिजेस का इस्तेमाल करती है, तो इन्हें इसी मॉड्यूलर ब्रिज से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि इस मॉड्यूलर ब्रिज के कई सारे फायदे हैं। एक तो इसमें अच्छी खासी लंबाई मिलती है, दूसरा इनको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, और तीसरा इन्हें लॉन्च करना भी काफी आसान है। और इस तरह के जो ब्रिज होते हैं वो अक्सर मिशंस के दौरान गहरी खाई या कोई गहरी नहर, तो इस तरह की बाधाओं को बड़ी आसानी से पार करने में मदद करते हैं। और इन ब्रिजेस का इस्तेमाल करके केवल इंडियन ट्रूप्स ही नहीं बल्कि मिलिट्री के जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से पार हो जाते हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इन ब्रिजेस की जो खरीद है वो वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी की ब्रिजिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। और इतना ही नहीं, चूंकि इन ब्रिज को स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है, तो इस बात को भी साबित करता है कि अब भारत भी वर्ल्ड क्लास मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलप करने में सक्षम है और इस तरह के इक्विपमेंट फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। रशियन न्यूज एजेंसी TASS के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अतुल दिनकर राणे जी की तरफ से बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ब्रह्मोस NG, तो इसके जो ट्रायल्स हैं वो लेट 2024 से स्टार्ट किए जाएंगे। ये ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का ही एक लाइट वेट वर्जन है, जिसका वजन ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन के मुकाबले आधा होगा और साइज और भी छोटा होगा। बाकी इसकी जो टेस्टिंग है वो लेट 2024 यानी कि अगले साल के अंत से शुरू की जाएगी। और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि 2 से 3 साल के अंदर एक कंप्लीट मिसाइल को अनवील करने की योजना है। बाकी उनका यह भी कहना था कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि दिसंबर 2025 या फिर 2026 के मध्य तक हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्मॉलर वर्जन है ब्रह्मोस NG, तो ये किसी भी एयरक्राफ्ट में फिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी अभी वर्तमान समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन है तो वो केवल Su-30 MKI जैसे हैवी फाइटर्स में ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसी वजह से इस ब्रह्मोस NG मिसाइल को बनाया जा रहा है ताकि इन्हें भारत के जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है जैसे कि LCA तेजस, तो उसमें भी इसे इंटीग्रेट किया जा सके। और जबकि भविष्य में ब्रह्मोस एरोस्पेस इस ब्रह्मोस NG को रशियन एरोस्पेस फोर्सेस को ऑफर करने का इरादा भी रखती है। और इतना ही नहीं बल्कि इस इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO की तरफ से भी बताया गया कि अगर उन्हें ऑर्डर मिलता है तो उनकी कंपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को 6 वर्षों के अंदर डिजाइन करने में सक्षम है। लेकिन उसके लिए पहले यूजर को हमें बताना पड़ेगा कि उन्हें इस तरह की मिसाइल की जरूरत है, और अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो 6 वर्षों के टाइम पीरियड में वे इस तरह की मिसाइल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। और बाकी इस इंटरव्यू के दौरान ऑफिशियल की तरफ से भी कहा गया कि वेस्ट कंट्रीज के जो प्रयास हैं वो भारत और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप को रोक नहीं सकते हैं। और ये बात ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिशियल ने एक प्रश्न के उत्तर में कही है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडियन साइंटिस्ट और रशियन टेक्नोलॉजिस्ट के बीच एक ऐसा रिलेशन है जो काफी गहरा है और इसलिए इसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई हमें कानून के मुताबिक ये कहता है कि रशिया के साथ और बात नहीं करनी है तो आप किसी और से बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे कि रशिया के साथ काम करना काफी आसान था। बाकी ये भी कहा गया कि वेस्ट ने रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए हैं तो उसका असर ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा। कल 7 फरवरी को कोच्चि में स्थित इंडियन नेवी की वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान के तैयारी के हिस्से के तौर पर क्रू मॉड्यूल के इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स की शुरुआत करी है, जो कि गगनयान मिशन के तहत रिकवरी ऑपरेशंस की तैयारी के हिस्से के तौर पर है। और इन ट्रायल्स के लिए क्रू मॉड्यूल के एक रिकवरी मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। और अभी जो उसके ट्रायल्स हैं वो एक क्लोज्ड पूल में कंडक्ट किए गए, फिर इन्हें हार्बर में और फिर एक ओपन सी में भी कंडक्ट किया जाएगा। बाकी स्पेस सेक्टर से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि इसरो ने विकास इंजन के पहले थ्रॉटलिंग डेमोन्स्ट्रेशन हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। बाकी इन सबके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सामने आई है
कि 2022 यानी कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में 111 काउंटर टेरर ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया था और इन ऑपरेशंस में टोटल 187 सुअरों को होरिफाइड किया गया था। और ये जो जानकारी है ये केंद्र की तरफ से राज्यसभा के साथ साझा की गई है। बाकी आतंकियों से याद आया, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की सच्चाई को खुलासा करने वाली डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने की अपनी नाकाम कोशिश करी थी, जिसके लिए पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ट्विटर को ये कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर से इस डॉक्यूमेंट्री को हटाए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में जो कंटेंट है वो उनके कानून का उल्लंघन करती है। लेकिन ट्विटर ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया है। अब जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0 और ये भारत के पहले न्यूज OTT प्लेटफॉर्म न्यूज 9+ पर उपलब्ध है। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है न्यूज 9+ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर आदित्य राज कौल ने। और पाकिस्तान इस डॉक्यूमेंट्री को बैन इसलिए कराना चाह रहा है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की असलियत का खुलासा किया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है बेहद ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ इस बात का भी खुलासा करती है कि कैसे पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बलूचिस्तान के लोगों के मानवीय अधिकारों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में वो जो कर रहा है वो कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आए। और यही डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक्सपोज करती है और इसी वजह से पाकिस्तान लगा पड़ा है कि किसी तरह से इस डॉक्यूमेंट्री को वो ब्लॉक करवाए। लेकिन पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये डॉक्यूमेंट्री कश्मीर पर पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा की तरह नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है जो कि फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक राजीव सिंह शेखावत ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1947-48 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सरदार मलकीत सिंह बरार वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि टर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इन सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।